हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अमिता एक आलसी किस्म की महिला थी जिसके 5 बेटे थे। किस्मत से उसके 5 बेटे पढ़ लिख कर बढ़िया नौकरी कर रहे थे और 5 का ही घर बस चुका था। अमिता काम में जितना आलसी थी तो उसकी 5 बहुएं आइरोना, शुशी, बिजली, विदुता और गति अपनी 5G की स्पीड से काम करने वाली थी, जिनकी नजर में उनको अपनी सास का आलसपन खूब खटकता था। ऐसे ही एक सुबह सभी नाश्ता कर रहे थे, तभी एक गिलास पानी जमीन पर गिर जाता है, जिसे देखकर आइरोना कहती है, ओह शिट, पानी गिर गया। कोई बात नहीं, अभी साफ हो जाएगा। ये देखो, अभी सुखा देती हूँ। मैं ये कांच के टुकड़े उठा देती हूँ। बस मैं जल्दी से दूसरे क्लास में पानी लेकर आती हूँ। ओहो मेरी 5G स्पीड वाली बहुओं, फुर्ती तो तुम 5 में इतनी है कि कोई कुछ पहले सोचे, इससे पहले तो तुम वो काम करके भी निकल जाती हो। अब क्या करे माँ जी, हर किसी को आपकी तरह लेट लतीफ होने की आदत नहीं होती ना। क्या मतलब है तेरा बहू? माँ जी, दीदी के कहने का मतलब है कि जब हम सब हैं तो आपको सोचने भर की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने में आप सोचकर वक्त जाया करोगे, इतने में 36 बार साफ कर देंगे। माँ जी आप थोड़ा चालू बनो, दिमाग से नहीं हाथ पैरों से। आप सब काम इतना स्लो क्यों करती हो? माँ जी, हम 5 को ही देख लो, कितने बढ़िया तरीके से काम करती हैं, एकदम करंट की तरह। 5 बच्चों को पाल पोस कर उनकी शादी कर दी, पढ़ा लिखा कर कामयाब बना दिया, और तुम कल की आई छोरिया मुझे सलाह दे रही हो। चुपचाप नाश्ता करो अपना और फिर काम पर लग जाओ, समझ गई? अमिता की बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और आराम से नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद सभी अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है और एक दिन 5 बहुएं घर के पास वाले मंदिर में जाती हैं, जहाँ जाकर वो देखती हैं कि मंदिर का किवाड़ बंद है, साथ ही वहाँ काफी गंदगी जमा है। ये देखकर वो पास में मौजूद पंडित जी के घर जाती है, जहाँ जाकर वो पाती है कि पंडित जी काफी बीमार हैं। तभी आइरोना कहती है, पंडित जी आपको क्या हुआ, आपकी ये हालत? अरे बेटा क्या कहूँ, बस बीमार पड़ा हूँ, कोई सहारा भी नहीं है मेरा जो देखभाल कर दे, सब खुद से ही करना पड़ता है। कई दिनों से मंदिर भी नहीं गया, किवाड़ बंद है मंदिर के, ना वहाँ सफाई हुई है। कैसे पापी लोग हैं, जब भगवान से कुछ मांगना होता है तब तो भागे चले आते हैं। आज जब भगवान के घर को और उसके घर की देखभाल करने वालों को उनकी जरूरत है तो कोई भी नहीं आया। अरे बेटा, किसी को कुछ भी कहने का फायदा नहीं है। मैंने 1-2 लोगों से मदद मांगी थी, पर समय नहीं है और काम का बहाना बताकर सभी ने पल्ला झाड़ लिया। पर पंडित जी, अब हम सब आ गए ना, तो हम सब मिलकर सब ठीक कर देंगे। जी पंडित जी, आज शाम की आरती साफ सुथरे मंदिर में होगी। अरे जब तक आप ठीक नहीं हो जाते ना, मंदिर के सारे काम करना हमारी जिम्मेदारी है। आइरोना दीदी, आप पंडित जी को डॉक्टर के पास ले जाओ, तब तक हम मंदिर जाते हैं। गति की बात सुनकर आइरोना पंडित जी को अपने साथ स्कूटी पर बैठाकर डॉक्टर के ले जाती है। तो वहीं शुशी, विदुता और बिजली और गति मिलकर मंदिर के बंद किवाड़ को खोल देती है और अपनी फुल स्पीड से काम करना शुरू करती है। कुछ देर बाद आइरोना भी वहाँ आती है और 5 बहुएं मिलकर मंदिर को एकदम टनाटन चमका देती हैं और घर जाकर नहा धोकर फिर से मंदिर आती हैं और एक साथ आरती गाती हैं। ओम जय श्यामा गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको हरि ब्रह्मा शिव जी। ऐसे ही वक्त गुजरता है और जब तक पंडित जी ठीक नहीं हो जाते, 5 5G की स्पीड वाली बहुएं घर के साथ साथ मंदिर का भी काम संभालती है। अमिता की 5 5G स्पीड वाली बहुओं की हर जगह तारीफें होने लगती है, पर अभी भी अमिता स्लो की स्लो ही थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और दिवाली का त्योहार आने को था। आसपास के घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू था। ये सब होता देखकर 5 बहुएं अमिता के पास आकर कहती हैं, माँ जी, दिवाली आ रही है, सब लोग अपने घरों को चमका रहे हैं, हमें भी चमकाना है, रंग रोगन करना है, साज सजावट भी करनी है। अरे पागल हो गई हो क्या? रोज रोज ही तो तुम इतना भाग भाग कर इतनी सफाई करती हो सारे घर की, दिवाली पर नहीं करोगी तो कुछ नहीं होगा। माँ जी कैसी बातें कर रही हो, लोग लाखों का खर्चा करते हैं, आप ऐसे बोल रही हो? जो करते हैं करते होंगे, मुझे तो नहीं करना और न ही तुम सबको करने दूंगी। इतना कहकर अमिता मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। तभी उनके पास वाले पड़ोसी ओझला जी उनके घर आते हैं
और उन्हें देखकर पांचों एक साथ कहती है। प्रणाम अंकल जी। प्रणाम बच्चों, सदा खुश रहो। आज कैसे घर आना हुआ अंकल जी? बस बेटा, मुझे तुम सबकी मदद चाहिए। जी अंकल जी, कहिए ना, कैसी मदद चाहिए आपको? बेटा देखो, तुम सब तो जानते हो ना कि दिवाली आ रही है और हमारे आसपास बहुत सारे गरीब लोगों के भी घर हैं। तो इस बार मैं उन सबके साथ मिलकर दिवाली मनाना चाहता हूँ। उनकी दिवाली भी हैप्पी करना चाहता हूँ। वाह अंकल जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, पर इसमें हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं? बेटा तुम सब मेरी मदद ऐसे कर सकते हो कि दिवाली पे बस 3 दिन का टाइम है और घर बहुत सारे हैं। अगर मैं इस वक्त कितने भी मजदूर लगा लूं, वो काम टाइम पर नहीं कर पाएंगे। पर तुम पांचों तो 5G की स्पीड वाली हो। अगर तुम्हारा साथ मिल गया तो सब काम समय से पहले ही पूरा हो जाएगा। साथ में मैं भी तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। अरे अंकल जी, नेकी और पूछ पूछ हम सब आपकी मदद जरूर करेंगे। चलो आज अभी इसी वक्त से काम पर लग जाते हैं। इतना कहकर पांचों 5G स्पीड वाली बहुएं कमर कसकर ओझला अंकल की मदद करने लगती हैं और आसपास बने हुए सभी गरीब घरों में जाकर उनकी मदद करती है और उनके घर में रंग रोगन करवाती है। साथ ही साज सजावट भी करती है और दिवाली पर पहनने के लिए नए कपड़े भी दान में देती है। पांचों 5G बहुओं को ऐसे गरीबों की मदद करता देखकर मोहल्ले के और लोगों में भी दया और मदद की भावना उमड़ती है और वो भी मदद के लिए आगे आते हैं। और अब ना बस गरीब के बल्कि मोहल्ले में मौजूद सभी के घर चमक रहे थे। दिवाली के दिन से पहले की शाम को जब पांचों बहुएं अपने घर आती हैं, तो देखती हैं कि अमिता भी घर की सफाई में लगी है। ये देखकर आयरोना कहती है, अरे माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? दिख नहीं रहा क्या? सफाई कर रही हूँ। कल दिवाली है, घर साफ करना है। तो माँ जी हम सब कर लेंगे, आप क्यों कर रही हैं? वैसे भी आपको ये सब पसंद ही नहीं है ना, अब आप ये सब कुछ क्यों करना चाहती हैं? नहीं बेटा, मुझसे भूल हो गई। मैं तो हमेशा से ही आलसी रही थी और तुम सबके आने के बाद तो और ज्यादा आलसी हो गई। पर अब मुझे समझ आ गया है कि आलस करना कितना गलत है। जब तक हाथ पैर चल रहे हैं उनसे काम करते रहना चाहिए। जब तुम सब मिलकर मोहल्ले के घर को चमका सकती हो तो मैं क्यों नहीं इस नेक काम में तुम्हारा साथ दे सकती? और ये तो अपना घर है, इसको संवारना तो बनता ही है। अरे वाह माँ जी, यानी ये दिवाली है खुशियों वाली। माँ जी भी हमारी 5G लाइन पर आ गई रे बाबा। अब देखना माँ जी, हम सब मिलकर अपने घर को इतना बढ़िया सजा देंगे कि मोहल्ले में 4 चांद लग जाएंगे। चलो चलो जल्दी से सब काम पर लग जाओ। अब अपने घर का नंबर है, घर एकदम चकाचक चमकना चाहिए और कल सुबह उठकर खुद को भी तो चमकाना है, एकदम दिए की रोशनी की तरह। गति की बात सुनकर सब मुस्कुराने लगते हैं और फिर काम में लग जाते हैं और रातों रात पांचों बहू और सास मिलकर अपने घर को एकदम बढ़िया टकाटक चमका देती है। साथ ही उसकी सजावट करती है। अगले दिन उठकर सभी बहुएं तैयार होकर मिठाई बनाती हैं और फिर सभी घर में आने लगते हैं और शाम को जब सूर्यास्त के बाद पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा रहा था और अमीर हो या गरीब सबके घर रोशन थे। और इस तरह 5G स्पीड वाली 5 बहुएं अपनी स्पीड से सबका भला करती हैं। राधिका दिन के समय अपनी छड़ी लेकर म्यूजिक की क्लास लेने जा रही थी। कुछ ही दूर चलने के बाद उसे निहार नाम का लड़का मिलता है और राधिका उसे देखकर बोलती है, तो आ गए तुम? तुम्हें हर बार कैसे पता चल जाता है? मैं तो कोई आवाज भी नहीं करता। आवाज सुनने की क्या जरूरत है? तुम इतना परफ्यूम लगाते हो ना कि गले के एंड में भी खड़े होगे ना तो भी बता सकती हूँ कि तुम आ रहे हो। वैसे तुम कोई काम भी करते हो या नहीं? भला ये सवाल क्यों? क्योंकि रोज तुम मेरी मदद करने जो चले आते हो। वो तो मैं बस आपको कंपनी देने आ जाता हूँ ताकि आप अकेला फील ना करे। वैसे मैं एक सिंगर हूँ। अच्छा, तो तुम एक सिंगर हो। चलो इसी बात पर एक अच्छा सा गाना सुना दो। अभी हाँ क्यों नहीं। तेरी मेरी गल्ला होगी मशहूर, करी ना कदे तू मेरे नजरों से दूर। अरे 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 बस करो, क्यों इतने अच्छे गाने का सत्यानाश कर रहे हो? राधिका को हंसता देखकर निहार उसकी तरफ प्यार भरी नजरों से देखने लगता है और ऐसे ही बातें करते करते वो अपने स्कूल पहुंच जाती है जहां वो बच्चों को म्यूजिक सिखाया करती थी। ऐसे ही रोज निहार उसे घर से स्कूल तक ड्रॉप किया करता था। समय बीतता जाता है और एक दिन निहार शाम को राधिका को स्कूल से आते वक्त मिल जाता है और राधिका बोलती है, क्या बात है,
तुम तो सुबह सुबह आते थे ना मेरी मदद करने के लिए, फिर आज शाम को भी आ गए। अरे इतनी दया आ रही है क्या मुझ पर? देखो मैं अंधी हूँ पर तन्हा नहीं। तुम भी ना कुछ भी बोलती हो। वो तो मैं यहीं पास से गुजर रहा था तो सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ ही चल लेता हूँ। ओह अच्छा। कुछ खाते हैं ना? क्या खाएं? चलो गोलगप्पे खाते हैं। पागल हो क्या? तुमने कभी किसी अंधी लड़की को सड़क पे गोलगप्पे खाते देखा है क्या? नहीं नहीं, मुझे नहीं खाने। राधिका के बहुत मना करने के बाद भी निहार उसे गोलगप्पे के ठेले के पास लेकर जाता है और उसे अपने हाथों से गोलगप्पे खिलाता है। कुछ ही देर बाद में उसे उसके घर तक छोड़ के आता है। अगले दिन वो रोज की तरह अपने दोस्त के साथ अपनी बाइक पर राधिका के घर से निकलने का वेट करता है। तभी उसका दोस्त मोहित उसे बोलता है, यार तू क्यों रोज रोज उसका इंतजार करता रहता है? ऊपर से मुझे यहाँ अपनी बाइक की निगरानी में छोड़ जाता है। अरे ऐसा क्या है उस लड़की में जो उसका चेहरा देखे बिना तुझे चैन नहीं आता? यार अब मैं तुझे क्या बताऊं, मुझे उसकी हर एक बात पसंद है। उसका चलना, बोलना, मुस्कुराना। और तुझे पता है जब वो मेरा हाथ पकड़ती है ना तो दिल के सारे तार बजने लगते हैं। अच्छा, तेरा दिल बड़ा गिटार हो रहा है जो उसके छूने भर से सारे तार बजने लगते हैं। अरे भाई, जब तू इतना प्यार करता है तो उसे बता क्यों नहीं देता, ताकि मुझे तेरे साथ यहाँ चौकीदारी ना करनी पड़े। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी राधिका अपने घर से निकलती है और उसे देखकर निहार भी उसके साथ चला जाता है। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन राधिका के पड़ोस में रहने वाली कामिनी आंटी राधिका को निहार का हाथ पकड़े हुए देख लेती है, जिसके बाद वो शाम को राधिका के घर जाकर उसे पुकारते हुए बोलती है, राधिका, अरे ओ बेटा राधिका, अरे कामिनी आंटी, आइए आइए बैठिए, कितने दिनों बाद आई है। क्या करूँ, वो निशा बिटिया के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो मैं उसको कोई काम नहीं करने देती, सब कुछ खुद ही कर लेती हूँ। आज मैंने राजमा चावल बनाए थे तो सोचा तेरे लिए लेती चलूं बेटा। थैंक यू सो मच आंटी, आप सच में बहुत अच्छी हैं। वैसे बेटा, बुरा न माने तो एक बात पूछूं? बिल्कुल, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। वो मैंने तुम्हारे साथ आते जाते एक लड़के को देखा है, वो तुम्हारा दोस्त है या? मेरा मतलब है कि तुम अकेली हो, ऊपर से अंधी भी तो हो, तो जरा लड़कों से संभल के रहा करो। आपने मेरी इतनी फिक्र की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पर वो बस मेरा एक अच्छा दोस्त है जो आने जाने में मुझे मदद करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, तो आप चिंता मत कीजिए। चल फिर तो ठीक है बेटा, लेकिन तुझे उस लड़के के साथ ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए। तू ठहरी अंधी, देख नहीं सकती। अब वो लड़का रोज रोज तेरी मदद करेगा, कहीं उसे तुझसे प्यार व्यार हो गया तो क्या करेगी? बेचारा पूरी जिंदगी तेरी अंधी लाठी बनकर रह जाएगा। इसलिए मैं तो कहती हूँ बेटा कि तू समय रहते उस लड़के को बख्श दे, बाकी तो तू खुद ही समझदार है। कामिनी के पूछने पर राधिका कोई जवाब नहीं देती, जिसके बाद कामिनी वहाँ से चली जाती है और उसकी कही ये बात राधिका के दिमाग में घूमने लगती है, जिसके कारण वो उदास हो जाती है और खुद से बोलती है, आंटी सही कह रही थी राधिका, तुझे कोई हक नहीं है एक अच्छे खासे इंसान की जिंदगी पर बोझ बनने का, और वो भी एक ऐसा बोझ जिसे कदम कदम पर सहारे की जरूरत पड़ती हो। नहीं, अब मैं खुद को और आगे नहीं बढ़ने दूंगी, मुझे ये सब यही खत्म करना होगा। इतना कहकर वो सो जाती है और अगले 2 दिन तक घर से बाहर नहीं निकलती। पर निहार रोज उसका वेट करता है, उसे बहुत कॉल्स भी करता है, लेकिन वो कोई भी कॉल का रिप्लाई नहीं करती। और कुछ दिन बाद में वो स्कूल जाने के लिए वापस घर से निकलती है। तभी उसका इंतजार कर रहा निहार उसे देखकर खुश हो जाता है और उसके पास जाकर बोलता है, तुम तो बड़ी बेकार हो। इतने दिन तुम्हारी तबीयत खराब थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। बोलो आखिर ऐसा क्यों? किसने कहा तुमसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे तो गुस्सा क्यों हो रही हो? फिर तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? और मेरी कॉल्स का भी रिप्लाई नहीं दिया। इतना कहाँ बिजी थी? क्यों बताऊँ मैं तुम्हें? और तुम्हें क्या ही पड़ी है मेरी हर बात जानने की? यू जस्ट गो अवे प्लीज। और हाँ, दोबारा मेरे पीछे मत आना। राधिका का ऐसा बर्ताव देखकर उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, जिसके बाद वो राधिका का हाथ पकड़ लेता है
लेकिन राधिका उसके हाथ को जोर से झटकती हुई बोलती है, मेरा हाथ मत पकड़ो, क्योंकि तुम्हारे इस कुछ पल के साथ की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? और अगर मैं हर पल तुम्हारे साथ रहना चाहूँ तो? सॉरी, ये पॉसिबल नहीं है। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और निहार बस उसे देखता रह जाता है। और उसके मना करने के बावजूद वो रोज उसके पीछे चलता और थोड़ी ही दूर से उसको प्रोटेक्ट करता। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन राज किसी वजह से वहाँ नहीं आ पाता और इस बात का फायदा उठाकर उसका दोस्त मोहित निहार की तरह ही राधिका के पीछे पीछे चलने लगता है और धीरे धीरे उसके पास आने लगता है। राधिका को लगता है कि कहीं ये निहार ही तो नहीं है, इसीलिए वो पीछे पलटकर बोलती है, तुम फिर आ गए, मैंने तुम्हें। वो बोल ही रही होती है कि तभी मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद वो समझ जाती है कि ये निहार नहीं बल्कि कोई और है। जिसके बाद वो बोलती है, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। अरे तुम मुझे भूल गई, मैं निहार ही तो हूँ। मैं आँखों से अंधी हूँ, अकल से नहीं, जो तुम में और निहार में फर्क ना पहचान सकूं। जिसके बाद मोहित राधिका के साथ में बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ निहार आता है और वो मोहित को एक जोरदार पंच मारकर बोलता है, साले तेरी हिम्मत कैसी हुई इसे हाथ लगाने की? भले ही वो देख नहीं सकती, पर उसकी आंखें बनकर मैं हमेशा उसके साथ हूँ। और दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से, वरना तू बचेगा नहीं मेरे हाथों से। जिसके बाद मोहित वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है और राधिका निहार के गले लगकर उसे प्यार से अपना लेती है, क्योंकि वो अब समझ चुकी थी कि उसकी एक कमी के कारण निहार का प्यार उसके लिए कभी नहीं बदलेगा। नव्या घर में एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसकी माँ सुलोचना वहाँ आकर बोलती है, अरे ये क्या, सुबह सुबह कसरत करने में लग गई। पहले ही इतनी पतली है, अब क्या विलुप्त होना चाहती है? क्या माँ? औरों की माँ कहती है कि सुबह सुबह उठकर कसरत किया करो। आपकी बेटी बिना कहे करती है तो भी आपको दिक्कत है। अरे तो और बच्चे थोड़े मोटे और हेल्दी होते हैं, इसलिए उनको कसरत की जरूरत होती है, पर तू तो सूख के कांटा हो रखी है। अरे माँ, इसे जीरो फिगर कहते हैं। आप ना अभी आजकल के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं हो। आप भी कर लो, ट्रेंडिंग में है। मुझे नहीं जानना तेरा ये ट्रेंडिंग फ्रेंडिंग। नाश्ता बना दिया है, नहा धोकर आजा खाने के लिए। ऑयली फूड तो नहीं बनाया ना आपने? मेरा फिगर खराब हो जाएगा। घास फूसी बनाई है कुपोषित इंसान, आजा और चर ले। फिर ठीक है, आती हूँ। नव्या एक्सरसाइज करने के बाद में फ्रेश होकर नाश्ते की टेबल पर बैठकर नाश्ता करती है। जिसके बाद वो अपनी स्कूटी से कॉलेज के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो अपनी फ्रेंड सोफिया को भी साथ लेती है। कुछ देर में दोनों कॉलेज पहुंचती हैं, जहां उसकी कॉलेज की साथी मिया अपनी दोस्त के साथ खड़ी उससे बोलती है, लो जी, आ गई सूखी लकड़ी। शुक्र है आज तेज हवा नहीं चल रही, वरना ये तो उड़ जाती। ओए खाने की खदान, मेरी दोस्त के बारे में कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। खुद को देखा है, खा खा कर भैंसी होए जा रही है, और मेरी दोस्त ना तुझसे लाख गुना अच्छी है। ओ, ज्यादा बोली ना तो मुंह तोड़ दूंगी। आई बड़ा हिमायती बनने वाली। यार सोफिया, तू भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों के मुंह लगती रहती है। अरे ये लोग मुझसे जलते हैं, इसीलिए मुझे नीचा दिखा रहे हैं। ये घंटों जिम में मेहनत करते हैं, फिर भी मेरी तरह जीरो फिगर नहीं बना पाते। चिल बेबी। सही कहा, चल इनको गोली मार, हम अंदर चलते हैं। नव्या और सोफिया मिया को इग्नोर करके अंदर चली जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन सुलोचना को अपनी बेटी के लिए सत्यम नाम के लड़के का रिश्ता आता है, जिसके कुछ दिन बाद में वो अपनी बेटी की शादी उससे करवा देती है। ससुराल में आकर नव्या सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है और साथ ही अपनी एक्सरसाइज को भी जारी रखती है। एक सुबह नव्या को कसरत करता देखकर उसकी सास मधुमिता बोलती है, अरे बहू, ये कसरत वसरत करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे, बल्कि खाने की जरूरत है। इतनी पतली है तू, तेरी माँ ने तो तुझे कुछ खिलाया नहीं, पर मैं तुझे खिला खिला के मोटा कर दूंगी। माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे मोटा नहीं होना। हाँ, मैं पतली जरूर हूँ, लेकिन बिल्कुल फिट हूँ। अरे आपको पता भी है, ऐसा फिगर बनाने के लिए लड़कियाँ जिम में घंटों पसीना बहाती हैं, पैसा बहाती हैं, और मुझे तो गॉड गिफ्टेड है, बस मेंटेन करना पड़ता है। अरे ये सब नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ तेरे जैसे को कुपोषित बोला जाता है। कोई बात नहीं माँ जी, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि फिट रहना कितना जरूरी है।
नव्या को आए दिन कोई ना कोई उसके पतले शरीर के लिए ताना मारा करता, लेकिन वो किसी के कहने पर भी अपनी फिटनेस से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ऐसे ही एक दिन उसकी सास उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, अरे बहू, क्या ये तू कपड़ों से भरी बाल्टी छत पे रखाएगी या फिर किसी और को बुलाऊं? किसी और को क्यों बुलाना माँ जी, मैं हूँ ना, मैं कर लूँगी। आज तक मैंने कोई काम करने से मना किया है। अरे नहीं बहू, बाल्टी गीले कपड़ों की है और भारी भी है, और तू ठहरी पतली दुबली, कहीं सीढ़ियों से गिर गई, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पहले तुझसे पूछ लूं। अरे माँ जी, मैं बस दिखने में पतली हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में जान नहीं है। एक्सरसाइज कर करके मेरे मसल बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। अरे मैं भारी से भारी सामान आसानी से उठा सकती हूँ। रुकिए, अभी दिखाती हूँ। नव्या कपड़ों से भरी हुई बाल्टी को बड़ी ही आसानी से उठाकर छत पर लेकर जाती है, साथ ही गीले कपड़ों को सुखाकर नीचे आ जाती है। ये देखकर मधुमिता बोलती है, अरे वाह, मुझे तो लगता था कि तू दुबली पतली है, तो तेरे अंदर जान ही नहीं है। यही सोच तो बदलनी है माँ जी। पतले होना और फिट होना दोनों में फर्क है, और मैं पतली नहीं, मैं भी फिट हूँ। बॉडी मेंटेन है मेरी एकदम। तो बहू ऐसा करना कि तू मुझे भी कल से वो एक्सरसाइज सिखा देना, मैं भी फिट रहूंगी तेरी तरह। आपके कहने का मतलब है एक्सरसाइज? ठीक है माँ जी, हम कल से ही शुरू करते हैं। नव्या अगली सुबह से अपनी सास को बेसिक एक्सरसाइज करवाना शुरू करती है, और देखते ही देखते उसके आस पड़ोस की औरतें भी फिट रहने के लिए नव्या के साथ एक्सरसाइज करना शुरू करती है। ये देखकर उसका पति सत्यम बोलता है, वाह जान, तुमने तो पूरे मोहल्ले को फिट करने का जिम्मा उठा लिया। मैं तो कहती हूँ आपको भी एक्सरसाइज शुरू कर देनी चाहिए, वरना जिस स्पीड के साथ आप पिज्जा और बर्गर ठूसते हैं ना, जल्दी आपका पेट निकल आएगा। नहीं नहीं, मेरे से नहीं होगा ये। मैं तुम्हारी तरह घास फूस खाकर जिंदगी नहीं जी सकता। पर सत्यम, जो चीजें आप खाते हो वो कितनी अनहेल्दी होती है, हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, खोखला कर देती है हमें अंदर से। यार नव्या, एक ही तो जिंदगी है, इसको भी अपनी पसंदीदा चीजों को बिना खाए जाया कर दूं? ना बाबा ना, मैं तो खाऊंगा पीऊंगा और बिंदास जीऊंगा। सत्यम की बात से नव्या बहुत प्रभावित होती है। वो अपनी जिंदगी को सोचते हुए बोलती है, यार, जब से होश संभाली है ना, खुद को फिट रखने के लिए मैंने अच्छे अच्छे खाने को खुद से दूर रखा। कभी चॉकलेट नहीं खाई, कभी ऑयली फूड नहीं खाया, जरूरत से ज्यादा मीठा नहीं खाया, हालांकि मेरा मन तो कितना करता था खाने का। क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? सत्यम जी, मेरा बहुत मन करता है ये सब खाने का, लेकिन क्या करूं, जब दूसरे लोग मुझे देखकर फिट रहने की कोशिश करते हैं तो मैं इन सब चीजों को खुद से दूर ही रहने देती हूँ। पर जान, तुम ना ये सब खाते हुए भी खुद को फिट रख सकती हो। ज्यादा खाना तो बुरा है, ये मैं भी मानता हूँ, पर कभी कभी खाने में कोई बुराई नहीं है, और तुम एक्सरसाइज करके आराम से उस खाने को पचा सकती हो। सच में? हाँ, यकीन नहीं है तो ट्राई कर लो। चलो हम कुछ बाहर खाने चलते हैं। सत्यम नव्या को खाना खिलाने के लिए एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके जाता है, जहां नव्या काफी समय बाद में अपनी पसंदीदा डिश को ऑर्डर करके एंजॉय करती है। अगली सुबह वो अपनी एक्सरसाइज को जारी रखती है, जिसके बाद से कभी कभी वो अपनी पसंदीदा चीजों को खाया करती और खुद को फिट रखने के लिए कसरत भी किया करती। उसके कारण आसपास के लोग भी खुद को फिट रखने के लिए उससे योगा और कसरत के तरीके सीखते, जिसके कारण अपने शहर में सबसे फिट लेडी का अवार्ड उसे मिलता है। और ये इनाम खुद शहर के चीफ एक फंक्शन के दौरान नव्या को देते हैं। चीफ से अपना अवार्ड लेते हुए नव्या बोलती है, मैं आज ये अवार्ड पाकर बहुत खुश हूँ। मेरे कारण कितने लोगों में फिटनेस को लेकर उत्साह जागा, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। साथ ही ये अवार्ड उन लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है जो मुझे सूखी हड्डी और कुपोषित बोला करते थे। मिसेस नव्या, आप एक सच्ची प्रेरणा हैं। शादी के बाद भी खुद को इतना फिट रखना बहुत मुश्किल होता होगा ना। ये अपनी पसंदीदा खाने की चीजों से दूर रहकर खुद को मेंटेन रखना। जी नहीं सर, आप यकीन नहीं मानेंगे, पर मैं अपनी पसंद की चीजें भी खाती हूँ और खुद को फिट भी रखती हूँ। मन की इच्छाओं को मारकर इंसान शरीर से तो फिट रह सकता है, लेकिन मेंटली वो बिल्कुल खुश नहीं रहेगा। इसलिए मेरे पति ने सिखाया है, खाते पीते खुद को फिट रखना चाहिए। बस हर चीज को लिमिट में खाना चाहिए, ताकि हम शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से फिट एंड फाइन रह सके। वेरी गुड मिसेस नव्या,
आप सच में एक सच्ची इंस्पिरेशन है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। मुझे भी सर। नव्या ने खुद को कुपोषित और पतला कहने वालों के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा मार दिया, साथ ही जिंदगी को एंजॉय करते हुए और साथ ही अपनी फिटनेस भरी जिंदगी को जारी रखा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।